राम राम, नमस्कार। मैं CS भारद्वाज। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, चल रहा है, वैसे वैसे राहुल गांधी भी चल रहे हैं और कांग्रेस की मंशा जो है, जो छुपी हुई मंशा है, वो खुल के सामने धीरे धीरे आ रही है। राहुल गांधी और कांग्रेस जो एक आवरण ओढ़ने का प्रयास करते हैं और जैसे जैसे वो आवरण ओढ़ने का प्रयास करते हैं वैसे वैसे नंगे होते जाते हैं लोग। नंगा मैं कहूं तो आप सोच रहे होंगे ये नंगा होने की बात कहां से आ गई। दरअसल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को लेकर के जिस प्रकार के शब्दों का, और शब्द तो उसे कह ही नहीं सकते, उसे अपशब्द भी कहें तो कम ही होगा, का प्रयोग किया है, इसके बाद अगर राहुल और कांग्रेस 40 भी पार हो जाए तो बड़ी बात है। क्या राहुल गांधी, क्या कांग्रेस 40 पार हो पाएगा? इसके अलावा जो उनकी छुपी हुई मंशा है, जो बहुत ही घातक है, कि हमारी सरकार आएगी तो हम जो भी संपत्ति है उसका सर्वे कराएंगे लोगों की, और जब उनकी मृत्यु हो जाएगी तो वो जो संपत्ति, जो विरासत है उनके बच्चों को मिलती है, उसमें से 55% हम ले लेंगे टैक्स के रूप में। यह छुपी हुई मंशा भी उनकी सामने आ गई है। दरअसल वो ये नहीं चाहते थे कि हम इसको बताएं अपनी छुपी हुई मंशा को, लेकिन ईश्वर की कृपा, अगर मन में खोट है तो वो कहीं ना कहीं से उभर के आ ही जाता है, किसी न किसी प्रकार से वो जुबान पर आ, सत्य जुबान पर आ ही जाता है। यह युक्ति चरितार्थ हो रही है और कांग्रेस की घातक मंशा, इस देश के जनता, इस देश के हिंदुओं के प्रति जो घातक मंशा है, जो हिंदुओं को यहाँ बिल्कुल कमज़ोर और असहाय बनाने की उनकी मंशा है, वो खुल के सामने आ गई है। पहले राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को लेकर के जिन अपशब्दों का प्रयोग किया है, जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया है, उसको आप लोग सुन लें, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। जैसे ही मेरे, उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको डर लगता है वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा, तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठ बोल रहा है, मगर इस बार नहीं निकल पाएगा। आपने सुना राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? नरेंद्र मोदी हमसे डर जाता है, हमने एक्सरे कराने की, सर्वे कराने की ये बात कही, वो बात कही, तो नरेंद्र मोदी डर जाता है, नरेंद्र मोदी डरा हुआ है। मतलब अब आप समझिए कि यह किस सभ्य समाज की भाषा है? क्या किसी सभ्य समाज की यह भाषा हो सकती है? यह हताशा, इस तरह की भाषा हमें नहीं लगता कि सार्वजनिक जीवन में कहीं से भी स्वीकार्य हो सकती है। आम बोलचाल की भाषा में भी इस तरह की भाषा स्वीकार्य नहीं की जाती, और सार्वजनिक जीवन में तो और भी ज़्यादा इस पर ध्यान रखना होता है कि हम किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ध्यान से इनको सुना जाए तो जैसे पागलपन के दौरे पड़ते हैं, पागल हो गया है आदमी जैसे भाषा का इस्तेमाल करता है, जिस तरह के हाव भाव का इस्तेमाल करता है, जिस तरह का हो जाता है, राहुल गांधी कुछ उसी दौर में चल रहे हैं, उसी दौर से गुजर रहे हैं। राहुल गांधी अपनी भाषा के लिए वैसे तो बहुत बार जाने जा चुके हैं। जो लोग सोचते हैं कि राहुल गांधी ने यह पहली बार किया है, मैं उन्हें एक वाकया याद दिला देना चाहता हूँ। जब कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए थे, जब उनको फ़ोन किया तो राहुल गांधी की भाषा सबने उस समय सुनी थी। क्या कमल, क्या हाल चाल, ठीक है?
अब आप सोचिए, कमलनाथ जी राहुल गांधी के बाप के, उनके पिता के मित्र हैं, उनके पिता के सहयोगी रहे हैं, और ये उनको कमल बुला कह रहे हैं। मतलब अभिमान, गुमान, गरूरत इतनी ज़्यादा ही पड़ी है कि हम तो राजकुमार हैं, हम तो नामदार हैं, हम तो फलाने गांधी के परिवार से हैं, तो हम तो इस देश के जो है कि मालिक हैं, राजा हैं, और बाकी जनता हमारी गुलाम है। ये जो भी हमारे पार्टी के सदस्य हैं वो सारे हमारे प्यादे हैं, हम उनको किसी तरह भी बोल सकते हैं। और कमलनाथ जी का दरअसल ज़मीर जिंदा था या मर गया था ये तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन उनकी भी मजबूरी है। उन्होंने राहुल गांधी को कुछ नहीं कहा, शायद कुछ मजबूरी रही है, चूँकि बीजेपी उनको ले नहीं रही है तो मजबूरी है कि कांग्रेस में ही रहें। लेकिन अगर कोई दूसरा होता कमलनाथ जी की जगह तो उसी समय राहुल गांधी को खरी खोटी सुनाता और उनसे राम राम कर लेता। लेकिन खैर, वो उनकी पार्टी की बात थी, उनको कहे, खैर वो भी स्वीकार्य नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया है यह निश्चित रूप से इस देश की जनता सुन रही है और उसका जवाब देगी, और जवाब ही नहीं देगी, कड़ा जवाब देगी। और इस तरह की भाषा को अगर जनता स्वीकार कर लेगी तो इस देश का दुर्भाग्य है, यह देश गर्त में जाएगा निश्चित रूप से। अगर इस तरह के लोग हमारे सत्ता पर होंगे, हमारे नेता होंगे, हम उनको अगर नेता मानेंगे, तो यह समझ लीजिए कि अगर गलत लोग हमारी सत्ता पे होंगे, हमारे नेता अगर बन जाएं, तो हमको गलत रास्ते पर ही लेके जाएंगे, देश को गलत रास्ते पर ही लेकर जाएंगे। गलत आदमी, गलत भाषा का प्रयोग करने वाला आदमी कभी सही चीज़ और सही सुझाव, सही काम नहीं कर सकता है, क्योंकि जिसका विचार ही सही नहीं है वो काम सही कैसे कर सकता है। सवाल ही नहीं उठता है कि वो काम सही करे, उसके काम से हित हो, कल्याण हो, जन का, धन का और राष्ट्र का। ये कल्पना करना भी बेवकूफ़ी होगी कि जिसकी भाषा सही नहीं, जो गलत बोलता है, जिसके चरित्र गलत हैं, जिसके काम गलत हैं, जिसकी बात गलत है, जिसकी सोच गलत है, वह कभी सही कर सकता है, वह राष्ट्र का और समाज का और जन का हित कर सकता है। ये संभव ही नहीं है। इसके अलावा कांग्रेस की एक बहुत ही खतरनाक सोच भी खुलकर सामने आ गई है, जिसे हमें आपको जानना बहुत जरूरी है। राहुल गांधी के गुरु और कांग्रेस के अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जो भी उसके संगठन है, भारत से बाहर जो भी संगठन है, ओवरसीज कांग्रेस के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष सैम पित्रोदा शिकागो में जो बोले हैं, जो बयान दिए हैं, वह बहुत कुछ साफ कर देता है कि कांग्रेस के दिमाग में चल क्या रहा है इस देश के प्रति, इस देश के लोगों के प्रति, यहाँ के हिंदुओं के प्रति। सैम पित्रोदा ने कहा है जो वह यूं समझ लीजिए कि आपका सब कुछ छीन लेगा। अगर कांग्रेस की सरकार आ गई और मोदी चले गए तो आपका सब कुछ छिन जाएगा। और मजे की बात यह है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं सभाओं में कि हम आएंगे तो आर्थिक सर्वे कराएंगे, इकोनॉमिकल सर्वे कराएंगे, सबकी संपत्ति का पता लगाएंगे और उसके बाद एक क्रांतिकारी निर्णय लेंगे, तो जो सैम पित्रोदा ने कहा है वही क्रांतिकारी निर्णय ये लेंगे जो आपको कंगाल कर देगा, आपका सब कुछ लूट लेगा। कांग्रेस की योजना है, कांग्रेस की सोच यह है, कांग्रेस का मैनिफेस्टो ये है कि हमारी जब सरकार आएगी तो हम जब आर्थिक सर्वे कराएंगे और उसके बाद जिसके पास जो संपत्ति है उसकी मृत्यु के बाद, चूँकि हमारे यहाँ जो कानून है वह विरासत का, कि हमारी मृत्यु के बाद हमारी जो संपत्ति है, जो हमने अर्जित किया है, वो हमारे बच्चों को, हमारी अगली पीढ़ी को मिल जाती है। लेकिन कांग्रेस ने यह कहा है कि हमारी संपत्ति हमारी मृत्यु के बाद
45% हमारे बच्चों को मिलेगी और 55% जो है वो सरकार ले लेगी। यानी कांग्रेस ने लूट का बाजाबता जुगाड़ बना रखा है कि हमको कैसे लूटना है हिंदुओं को, और हिंदुओं को लूट करके यहाँ बिल्कुल असहाय बना देना है ताकि वह कहीं का न रहें और बिल्कुल टूट जाएं, उनको लाचार बना दिया जाए। और यह जो मानसिकता है कांग्रेस की कि हम जब आएंगे तो ऐसा करेंगे, इससे सबको सावधान रहना है। और आप इसको सुनिए, जानिए और इसको समझिए। अब सफाई भी लोग दे रहे हैं, चूंकि इस घटना को 3-4 दिन हो गया। जो सैम पित्रोदा ने कहा है, सैम पित्रोदा ने कहा कि अमेरिका में इस तरह का कानून है कि वहाँ अगर आपके पास 10 बिलियन है, 10 मिलियन है, तो आपकी मृत्यु के बाद उसका 45% आपके बच्चों को मिलता है और 55% वह सरकार का हो जाता है, जो बहुत ही रोचक है। यानी यह भारत में भी हो जाना चाहिए, बहुत रोचक है। तो अब और जब यह कांग्रेस आएगी और जब यह करेगी तो आपके पास जो भी संपत्ति है, 2 बीघा, 4 बीघा, 10 बीघा ज़मीन है, घर है, मकान है, उसका 45% आपको केवल रहेगा आपके पिता की मृत्यु के बाद, और 55% सरकार ले लेगी। तो अब आप सोच लीजिए कि कांग्रेस इस देश में आपके साथ क्या करना चाहती है। 70 साल राज किए, गरीबी हटाएंगे, गरीबी 70 साल से हटा रहे हैं, गरीबी नहीं हटी, अभी भी गरीबी पर ही अटके हुए हैं। कौन सी जादू की छड़ी लेके आएंगे। रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं होता है। किसी भी देश की आबादी की 2 से 3% जनता सरकारी नौकरी में होती है, बाकी प्राइवेट सेक्टर, व्यवसाय और स्वरोजगार, लघु उद्योग जैसे कामों में लगकर रोजगार अर्जित करती है। देश बताओ अगर कोई हो जहां सारे के सारे लोग सरकारी नौकरी में हों। कांग्रेस इस देश को उसी गुलाम मानसिकता में धकेल कर, झोंक कर रखना चाहती है जो पहले उसकी रहा करती थी। कांग्रेस नहीं चाहती कि इस देश के सारे लोग कमाएं। नरेंद्र मोदी ने इस देश में 10 वर्ष में यह तो किया है कि सब लोग कमाएं। कांग्रेस उसी पुराने जमाने को फिर से लाना चाहती है कि किसी गांव या शहर में एक कांग्रेसी होता था और सारे लोग उसके दरवाजे पर खड़े होते थे। पेट्रोल पंप भी उसी का होता था, गैस एजेंसी भी उसी की होती थी, ठेका भी उसी का चलता था, अम्बेस्टर कार उसी के यहाँ खड़ी रहती थी, किसी दूसरे के यहाँ नहीं होती थी और सारे लोग उसके यहाँ हाजिरी लगाते थे। कांग्रेस इस कल्चर को चाहती है और कांग्रेस इसी कल्चर की निर्माता है, इसी कल्चर में जीना चाहती है। यही चाहती है कि देश में हो किसी और दूसरे के पास कोई क्षमता योग्यता ना हो, जो हमारा गुलाम हो, जो हमारा चमचा हो, सब कुछ उसी के पास हो, देश की जनता के पास कुछ नहीं हो। देश की जनता कार से और एक से और बढ़िया यात्रा न करे, बढ़िया रहे, बढ़िया कमाए, बढ़िया खाए, कांग्रेस यह नहीं चाहती। जो उसके गुलाम मुँह की गुलामी करे, उसे कुछ मिल जाए, उसके अलावा जो नहीं करे उसे नहीं मिलेगा, उसका कोई नहीं सुनेगा। कांग्रेस इस मानसिकता की रही है। आज से जो 30 साल पहले की बातों को जो लोग हैं उनसे आप पूछिए कांग्रेस के समय में किस तरह से चुनाव होते थे और क्या स्थिति होती थी किसी गांव या शहर की, जब बूथ कैप्चरिंग होती थी। गांव के गांव बूथ कैप्चर कर लिए जाते थे जी। सभाओं में जिस ये ईवीएम को हटा करके बैलेट की जो बात करते हैं राहुल गांधी, तब के दौर को याद उनसे समझिए और पूछिए। कांग्रेस की सोच जो है वो गुलाम मानसिकता की है और इस देश की जनता को वह चाहते हैं कि तब अंग्रेज़ों के गुलाम थे और अब कांग्रेस के गुलाम रहे इस देश की जनता। हम वही व्यवस्था चाहते हैं, उसको संविधान और कानून और जो है कि लोकतंत्र के नाम पर तरह तरह के शब्दों में फंसाकर, उलझाकर तरह तरह की बातें करते हैं और करेंगे। और जब आएंगे तो यह करेंगे, यह मानसिकता हम जो चाहते हैं वह करेंगे। यह मानसिकता कांग्रेस की इन घटनाओं से स्पष्ट हो जाती है और यह हमें और आपको सावधान करती है। कांग्रेस से सुरक्षित रखें इस देश को। कांग्रेस की प्रधानमंत्री जो रही इंदिरा गांधी, और उनकी मृत्यु के बाद जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुए, उस समय का एक वाक्य मंत्री ने जो उजागर किया है, जो पहली बार देश की जनता के सामने रखा है, बहुत ही दिलचस्प वाकया है।
और घटना है जिसे हमें आपको जानना चाहिए। मैं आज देश के सामने पहली बार एक दिलचस्प तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। जब देश की एक प्रधानमंत्री बहन इंदिरा जी नहीं रही तो उनकी जो मिल्कियत थी, उनकी जो प्रॉपर्टी थी, वो उनकी संतानों को मिलनी थी। लेकिन पहले ऐसा कानून था कि वो उनको मिलने से पहले एक हिस्सा सरकार ले लेती थी। कांग्रेस ने पहले ऐसा कानून बनाया था। तब चर्चा थी और व्यापक रूप से चर्चा थी कि जब इंदिरा जी नहीं रही और उनके बेटे राजीव गांधी जी को ये प्रॉपर्टी मिलने की थी, लिख करके गई थी, तो अब सरकार को पैसा चला न जाए, प्रॉपर्टी को बचाना था, तो इन्होंने क्या कर दिया, उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए अपनी माता इंदिरा गांधी से मिले हुए पैसों को बचाने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी ने अपनी संपत्ति बचाने के लिए पहले जो इनहेरिटेंस कानून था उसको समाप्त किया और खुद के पैसे बचा लिए। खुद पर आई तो कानून हटा दिया। आप सबने सुना कि इंदिरा गांधी की संपत्ति को बचाने के लिए राजीव गांधी ने किस तरह से कानून को बदला, और फिर अब ये कह रहे हैं कि हम फिर ये करेंगे फिर वो करेंगे। पता नहीं इनकी क्या मानसिकता है, लेकिन इतनी खतरनाक सोच, इतनी गंदी सोच कांग्रेस की, हम सबको पूरी ताकत से इसका प्रतिकार करना होगा, इसका विरोध करना होगा। अगर हम सब चुप रह गए तो यह देश डूब जाएगा। भाई हमसे कोई ज़्यादा काबिल है, उसने ज़्यादा पैसे कमाए, ज़्यादा अर्जित किया, तो उसकी संपत्ति छीन कर किसी नाकाबिल आदमी को बांट देना चाहिए। कांग्रेस ये जो 55% छीन करके और बांटने की बात कर रही है, और किन्हें बांटेगी ये हम आप भी जानते हैं। उनका जो वोट बैंक है जिनके लिए वो मरते हैं, चूंकि वो तो ये पहले ही बता चुके हैं कि इस देश की संपत्ति पर, संसाधनों पर पहला हक किसका है, मनमोहन सिंह जी तो ये बता चुके हैं। प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने बताया है कि हम और हमारी कांग्रेस यह सोचती है कि देश के संसाधनों पर पहले किसका हक है, और जो हमसे और आपसे छीनेंगे ये 55% हमारी आपकी संपत्ति, ये किसको बांटेंगे। यह जरा सोचने की बात है। और आप लोग जाति और वर्ग और ऊंचा या नीचा अगर देखते रहेंगे तो संपत्ति सबकी जाएगी। कांग्रेस आई तो सबका सब कुछ छीन लेगी, क्योंकि कांग्रेस यह स्वयं कह रही है। इंदिरा गांधी और नेहरू गांधी ने जो संपत्ति कमाया इस देश में, उनसे ज़्यादा संपत्ति किसी की नहीं है। उसको क्यों नहीं बांटा गया? राजीव गांधी ने कानून बदल के क्यों जो है कि उसको सब अपने पास ले लिया, जबकि कांग्रेस का यह बनाया कानून था कि उसका कुछ हिस्सा जो है कि सरकार ले लेगी, लेकिन राजीव गांधी ने क्यों नहीं लिया? उस संपत्ति को पूरा का पूरा लेने के लिए गांधी परिवार ने कानून बदला, और हमारी संपत्ति लेने के लिए फिर ये कानून बनाएंगे कि आपकी संपत्ति जो है आपके पिता के मृत्यु के बाद हम ले लेंगे। मतलब लूट का पूरा इंतजाम। इसके साथ ही एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 7वीं अनुसूची में भी संशोधन का वादा किया है। अब 7वीं अनुसूची में संशोधन का मतलब आप समझिए कि देश की जो भी सुरक्षा एजेंसियां हैं, उन्होंने जो अपने घोषणा पत्र में कहा है कि इनको हम राज्य के अधीन करेंगे। देश की सुरक्षा, अपराधी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो कार्रवाई करती है, जांच करती हैं एजेंसियां, उनके ताकत को कम करेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि देश की सुरक्षा के साथ जो लोग खिलवाड़ करते हैं उन पर नरमी बरती जाएगी। जो अपराध करते हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं, उन पर नरमी बरती जाएगी। यानी कि अपराध, भ्रष्टाचार और आतंकवाद
क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां आतंकवादी घटनाओं पर ही बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं, उनका बहुत ध्यान रहता है और इसके लिए वो चौकस रहती हैं कि देश में कोई इस तरह की घटना ना हो। यानी देश की सुरक्षा एजेंसियों और जांच एजेंसियों की ताकत को कम जब कर देंगे तो ये किसकी मदद करेंगे? ये हम आप भी जानते हैं कि इस देश में आतंकवाद में कौन लिप्त है, और जो आतंकवाद में लिप्त है उसको ये आतंकवादी नहीं कहते हैं, ये भगवा को आतंकवादी कहने वाले लोग हैं। जबकि इस पूरी दुनिया में कोई भी सभ्य और समझदार आदमी भगवा को आतंकवादी, चूंकि भगवा का चरित्र ही आतंकवाद का नहीं है, आतंकवादी या पूरी दुनिया जानती है कि आतंकवादी पूरी दुनिया में कौन है। भगवाधारी वीर होते हैं, वह युद्ध ना जानते हैं सामने से, वह आतंकवाद और मारकाट नहीं जानते। हाँ, उनके ऊपर कुछ होगा तो वो उसके लिए बिल्कुल रण में तैयार हैं, लेकिन आतंकवाद जैसे कुकृत्य के लिए भगवा की पहचान न कभी रही है न कभी हो सकती है। लेकिन ये लोग जो आतंकवाद करने वाले हैं, जो भ्रष्टाचार करने वाले हैं, जो अपराध करने वाले हैं, और उनकी जांच पड़ताल और उन पर जो नकेल कसती हैं भारत की सुरक्षा एजेंसियां, 7वीं सूची में संशोधन करके उसको ये कमज़ोर करना चाहते हैं। यह देश के लिए बहुत ही घातक है। कांग्रेस की यह मानसिकता देश को और यहाँ के हिंदुओं को बर्बाद करने की है, जिसके लिए हम सबको सावधान रहना होगा। अगर हम सावधान नहीं रहे और हमने अगर सही जगह अपने निर्णय को नहीं दिया, हमने अपना मत हो या विचार हो या काम हो या समर्थन हो, अगर सही आदमी को नहीं दिया, अगर किसी भी प्रकार से कांग्रेस इस देश में आई तो यह देश के लिए दुर्भाग्य होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप सब ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन है उसे सब्सक्राइब करें, घंटी को बेल को दबा दें और सहयोग करें। इस तरह हम देश विरोधी ताकतों की बखिया उधेड़ते रहेंगे और देश विरोधी ताकतें इस देश में कभी भी पनपे ना, इसकी जिम्मेवारी आपकी भी है। आप सब भी अपने कर्तव्य का निर्वहन करें और हम सब लोग अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए इस देश को, इस राष्ट्र को, यहाँ की संस्कृति को सुरक्षित रखने में अपना यथासंभव योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।